Hello everybody, welcome to Understand UPSC's Daily Current Affairs Initiative. My name is Rahul and आज है 15 अगस्त एंड आप सबको 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे इंडिया का जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, आप सबको उसकी ढेर सारी बधाइयाँ मेरे तरफ से और अंडरस्टैंड यूपीएससी की पूरी टीम की तरफ से। यस, फर्स्ट थिंग अटेंडेंस मार्क कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं। और हम एक डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव जो एक फ्री इनिशिएटिव है वो चला रहे हैं, एडिटोरियल टू मेन आंसर इनिशिएटिव, जिसमें एक पार्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं। एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, बट जो बच्चे रेगुलर रहना चाहते हैं, आंसर्स लिखना चाहते हैं और करेंटली रेगुलर फॉलो करेंगे उनके लिए मैं अभी भी रास्ता ओपन कर रखा हूँ। जो जेन्युइन बच्चे होंगे वो मेरे टेलीग्राम आईडी RAMANATHJR कैपिटल R कैपिटल रामनाथ जूनियर पे आप मुझे अपने आंसर्स भेज सकते हो। क्वेश्चन अभी दूंगा, आएगा, मतलब आगे डिस्कशन में आपको क्लियरली पता चलेगा। टोटल 5 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, लाइट रखते हैं आज, 15 अगस्त है, ठीक है। और 5 आर्टिकल्स में एक क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है, दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। आगे हम अच्छे से उसे डिस्कस करेंगे कि हिंदू में एडिटोरियल आज आया है और बात हो रही है फाइनेंशियल डेमोक्रेसी की। आज मतलब हम एक तरह से डेमोक्रेसी को भी इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं ऑन 15 अगस्त, राइट। जो हमारा सपना था बिफोर 15 अगस्त, जो हमारे फोर फादर्स थे, उनका सपना रहा है। तो यस, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 5 आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल, इट इज़ रिलेटेड टू होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कल ही हमने CPI डिस्कस किया था, आज WPI डिस्कस करेंगे और WPI एंड PPI इन दोनों की बेसिक्स मैं बताऊंगा। देखो, एक क्रम होता है, एक क्रोनोलॉजी होता है जिसमें कि एक जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, वो बढ़ता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर, ध्यान से देखना, फिर होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। यही होता है ना क्रम, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उसी के लिए हमारे पास एक नया जो है इंडेक्स है जिससे हम प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइसेस को मेजर करेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर करेंगे। सो दैट इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसके बारे में आराम से बात करेंगे। देन वी हैव होलसेलर, उसके लिए वी हैव WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड देन रिटेलर कंज्यूमर लेवल के लिए वी हैव CPI के लिए हमने अच्छे से कल डिस्कशन कर लिया, इसको हम रहने देते हैं। फोकस करेंगे प्रोड्यूसर होलसेलर पे, बहुत बेसिकली समझाऊंगा। सबसे पहले WPI जो है इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, वो मार्जिनली मतलब मॉडरेटेड मार्जिनली, मतलब जून में जो था 9.78 था, जो घट के, सॉरी, जून में 9.87 था जो घट के 9.78 आ गया। थोड़ा सा ही कमी आया है, मतलब महंगाई है, अच्छे रेट पे बढ़ रही है, पर उसमें थोड़ी सी कमी आई है, मतलब उस स्पीड पे अब नहीं बढ़ रही है इन द जुलाई मंथ। रीजंस देख लेंगे, बट माय पॉइंट इज़ महंगाई बहुत अच्छी खासी है व्हेन इट कम्स टू WPI, लेकिन उसमें थोड़ी सी ही स्लाइड जो है वो डिक्लाइन हुआ है। तो क्या ये डिफ्लेशन है या डिसइन्फ्लेशन है, कोई बताना चाहेगा कमेंट सेक्शन में। क्या ये डिफ्लेशन है? नेगेटिव महंगाई को डिफ्लेशन कहते हैं, ज़ीरो से कम चले जा रहे हैं। और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, स्पीड है लेकिन थोड़ा सा कमी आया है स्पीड में, महंगाई की कमी में, ठीक है। तो इट इज़ डिसइन्फ्लेशन रैदर जो डिफ्लेशन होता है, ठीक है। समझ आ गया? कमेंट सेक्शन में आप बताते तो और अच्छा लगता। तो व्हाट ड्रोव, ऐसा क्यों हुआ कि थोड़ी सी जो ये मॉडरेट कमी आई है? तो एक तो फ्यूल एंड पावर का जो प्राइस है ना, उसमें शार्प डिक्लाइन आया है, 27.41% से 20.05% आया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूल चीपर हो गया है, प्राइसेस जो है थोड़ा स्लोली इंक्रीज़ किया है, ठीक है। देन वी हैव जो फूड एंड आर्टिकल्स हैं उसमें भी थोड़ा सा मार्जिनल डिक्रीज़ आया है, बहुत कम। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से 9.78% भी तो कम नहीं है। सो ऑल टुगेदर ये रीजन्स हैं, हमें डेप्थ में इतना नहीं जाना है, ये डेटा वेटा उतना काम का है नहीं, बेसिक्स पे काम करना है। और WPI PPI जो है ट्रांजिशन फेज में चलेगा फॉर 5 ईयर्स, मैंने पहले भी पढ़ाया है, और ये फिर इवेंचुअली PPI ही यूज़ किया जाएगा। अब ये यूपीएससी इस पे क्वेश्चन अभी नहीं बनाई है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको पता होगा CPI WPI पर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2020 का क्वेश्चन जाके देखिए, सीधा CPI वर्सेस WPI के बीच में कंपैरिजन पूछा गया है। चलो एक क्वेश्चन है, WPI में क्या सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड है? उसी क्वेश्चन से मुझे ये याद आ गया।
तो बता दीजिए सबसे पहले WPI क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब होलसेल लेवल पे प्राइसेस को ये मेजर करती है, इन्फ्लेशन को जानती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बस गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। मेजर ग्रुप्स प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। और इसको कौन कंपाइल करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और इसका बेस ईयर क्या है, ये चेंज हुआ है। कल हमने CPI में भी बेस ईयर देखा था, वो चेंज हुआ है। WPI में भी ये चेंज हुआ है। चलो बताओ क्या होगा CPI का बेस ईयर, कोई बोलना चाहेगा कमेंट सेक्शन में। याद है कल जो पढ़ाया था, 2022-23 हो गया, 2022-2023 फॉर द WPI, जो कि 2011-12 पहले हुआ करता था, राइट। अब देखो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि WPI एंड PPI को फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, PPI में हम क्या प्रोड्यूसर साइड को देखते हैं, कितना इन्फ्लेशन है, प्राइसेस में कितने चेंजेस आए, ठीक है। तो इसको फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स कंटिन्यू किया जाएगा इस ट्रांजिशन फेज में। एंड इवेंचुअली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए PPI को जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय WPI। अभी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स दोनों साथ ही आएंगे, लेकिन PPI इवेंचुअली रिप्लेस कर देगा WPI। ये आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम जो आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। PPI के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, रिसेंटली ही PPI को इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। दो मेन इसके मतलब कह सकते हैं, दो तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक तो आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, दूसरा इनपुट। इनपुट का सिंपल मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है जब वो चीज़ों को खरीदता है तो उसके प्राइसेस में जो चेंज आता है उसको कहा जाता है इनपुट। जैसे वो कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे किसी को फैक्ट्री में बनाना है कुछ, कह लो क्या कह सकते हैं, स्टील का कुछ बनाना है, तो वो पहले स्टील खरीदेगा, स्टील का कोई प्रोडक्ट बनाना है, राइट। गोदरेज वगैरह आप लोग जानते हैं गोदरेज, तो वो बनाना है तो वो स्टील पहले खरीदेगा, तो उसमें जो प्राइसेस में चेंज है उसको इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहेंगे। एंड जब वो चीज़ को बेचेगा, प्रोड्यूसर जब बेचेगा तो उसके प्राइसेस में जो चेंज आएंगे उसको आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। सर्विस PPI भी इंक्लूडेड होता है। एंड मैंने कहा 5 ईयर्स के बाद ये चेंज आ जाएगा, मतलब बदल दिया जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो WPI से बेटर होता है PPI। तो क्यों PPI को इतना तरजीह दिया जा रहा है कि वो रिप्लेस ही कर दे WPI को। तो मोर डायरेक्ट पिक्चर ऑफ प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इनपुट कॉस्ट एंड आउटपुट प्राइसेस, ये सब अच्छे से ये बताता है एज कंपेयर टू WPI। समझ गए ये आर्टिकल, बहुत इजी था। WPI PPI जो ट्रांजिशन फेज है 5 ईयर्स के बाद रिप्लेस करेगा आउटपुट PPI। इनपुट PPI क्या होता है, WPI में सर्विसेज सेक्टर इंक्लूडेड होते हैं, नहीं होते हैं आपको बताना। और WPI को ना रिवाइज भी किया गया, जो प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड थे उसको कुछ को इंक्लूड कुछ को एक्सक्लूड, मतलब इस तरीके से चीज़ें की गई है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर यही हमारा था CPI WPI एंड PPI 2 दिन के करेंटली को पढ़ने से रिवाइज अच्छे से हो गया है। एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। एडिटोरियल द हिंदू आज की पेज नंबर 10, जन धन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल डेमोक्रेसी। आज हम डेमोक्रेसी को भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारे फोर फादर्स बिफोर इंडिपेंडेंस चाहते थे इंडिया में डेमोक्रेसी आए, और वन ऑफ द फेसेट्स डेमोक्रेसी में फाइनेंशियल डेमोक्रेसी था। क्या होता है फाइनेंशियल डेमोक्रेसी, कि आप जो है इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल डिसीजंस ले सको, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ना लो, ठीक है। और ये मास लेवल पे हर आदमी, डेमोक्रेसी का क्या मतलब, एक तो हो गया फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और दूसरा डेमोक्रेसी। तो ये जो है हर चाहे मार्जिनलाइज्ड हो, वल्नरेबल सेक्शन हो, हर एक के पास ये पहुँचे, ये राइट कह सकते हो, राइट भी कह सकते हो, या ये जो मतलब कि विशेषता है सबके पास पहुँचे, ठीक है। तो यही है, पर हम इसे थोड़ा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में पढ़ेंगे इस आर्टिकल को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको पता होना चाहिए कि 2014 जो भी UPPCS का पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है वो 28 अगस्त 2014 को आया। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन स्कीम्स के पूछे जाते हैं हर साल, स्पेशली 2014 के बाद जो मतलब करेंट मोदी गवर्नमेंट है उसकी जब से शुरुआत हुई है तब से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखना। सो प्रधानमंत्री जनधन योजना का मेन मकसद था, नेशनल मिशन था ये फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनफैक्ट है, ओके।
और एम सिंपल था कि जो अफोर्डेबल एक्सेस है ना बैंकिंग का, फॉर्मल बैंकिंग का, सेविंग्स, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन फॉर फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड, उसको पहुंचाया जाए। ठीक है, और कह लो कि यूनिवर्सल, ठीक है, अकाउंट ऑनरशिप पे फोकस किया गया अंडर दिस पार्टिकुलर स्कीम। इनिशियली यूनिवर्सल अकाउंट ऑनरशिप मतलब सबके बैंक अकाउंट्स हो जाएं, हर इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट्स हो जाएं, ये फोकस किया गया था इस स्कीम में शुरुआती दौर में। बट इसी में चेंज चाहते हैं, जो ये एडिटोरियल लिखा गया ना उसी में चेंज चाहते हैं कि इस स्कीम को और सब्सटैंटिव बनाया जाए। ठीक है, तो चलो की फीचर्स देखते हैं। तो ज़ीरो मिनिमम बैलेंस बेसिक सेविंग अकाउंट इसके अंदर खुलता था। ठीक है, गरीब आदमी जो नहीं रख सकता एक मिनिमम अकाउंट, उसके लिए भी ये अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक किया जाए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड डीबीटी के साथ। ठीक है, ये फोकस था और इसका बहुत फ़ायदा मिला है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है इस स्कीम की वजह से, कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है मास लेवल पे हुआ है। तो फर्स्ट थिंग, ये जो डेटा है ना आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं मेंस का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पीएम जनधन योजना की वजह से 58.84 करोड़ अकाउंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 59 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए हैं और उन अकाउंट्स में ₹3.11 लाख करोड़ डिपॉजिट हैं। एंड इसमें जो विमेन बेनिफिशरीज हैं, इस अकाउंट जो होल्डर्स हैं जो खुले हैं, उसमें विमेन का ज़्यादा है, दैट इज़ 33 के आसपास करोड़। ऑल्सो जो रूरल और सेमी अर्बन अकाउंट्स हैं उसकी भी संख्या 45.77 करोड़, मतलब कि हर तबके तक कोशिश किया गया, हर इलाके तक कोशिश किया गया इसको, इन अकाउंट्स को खुलवाने का जो है प्रयास किया जाए। ठीक है, और इसमें सक्सेसफुल भी हुए हम। एंड वी हैव इतने रुपए डेबिट कार्ड्स भी इशू हुए 41 करोड़। ठीक है, और इसी स्कीम की वजह से जो जैम आर्किटेक्चर है वो आ पाया। देखो जैम आर्किटेक्चर क्या है, ये जनधन अकाउंट हो गया, वो लिंक्ड है विथ योर मोबाइल, मोबाइल ऑलमोस्ट सबके पास है, एंड ये आपका आधार है। अब ये जैम आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है, ट्रिनिटी कह सकते हो। देखो बेनिफिशियरी कौन होगा, जैसे सपोज एक स्कीम है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बेनिफिशियरी कौन है आधार से पता चलेगा कि उस वही ओरिजिनली है। ठीक है, उसके पास अपना बैंक अकाउंट है, इसमें जो ओरिजिनल बेनिफिशियरी है स्कीम का लाभ दिया जाएगा, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा, कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा जाएगा इस इंडिविजुअल जो इस पार्टिकुलर स्कीम का जो है ना एलिजिबल बेनिफिशियरी है, और ये पैसा जैसे ही जाएगा उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन। तो ये है जैम ट्रिनिटी, इस तरह से काम करता है और इससे बहुत ही लोगों को, करोड़ों लोगों को मतलब फ़ायदा मिला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसान है, उसको पीएम किसान के अंदर जो है वो इंस्टॉलमेंट आता है, तो आधार लिंक्ड हो गया, तो कौन सा किसान है बेनिफिशियरी वो मतलब कि एलिजिबल है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे गए, मैसेज आ गया, इस तरह से चीज़ें वर्क करती है। ओके, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो जैम आर्किटेक्चर तो समझ गए, क्या होता है, डायरेक्ट डिलीवरी हो जाता है, गवर्नमेंट का जो भी बेनिफिट है, सब्सिडी है, सब कुछ इसमें आ जाता है। इसके अलावा डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है, बैंक अकाउंट्स बिकेम गेटवेज टू डीबीटी, यूपीआई एंड अदर डिजिटल जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसके डीबीटी एंड यूपीआई की तो मैंने डिस्कशन ही नहीं की। ठीक है, इतने बैंक अकाउंट्स खुल गए और यूपीआई एक जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इजीली पैसे, आपको लाइन नहीं लगने होते हैं, आपको कहीं धक्के नहीं खाने होते, कहीं जाना नहीं पड़ता है, विद इन 3, 4, 5 सेकेंड आप सारे पैसे जितने भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक लिमिट है बट अब क्विकली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये भी इतने बैंक अकाउंट्स खुलने की वजह से ही यूपीआई सक्सेसफुल हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंड फाइनेंशियल डेमोक्रेसी की मैंने बात ही की कि पुअरर हाउस होल्ड जो है अब सेव कर सकता है, उसका एक अकाउंट है ज़ीरो अकाउंट, उसमें जो भी पैसा होगा जाके डाल देगा। ठीक है, और जो भी बेनिफिट्स उसको आ रहे हैं वो तो है ही, मतलब जो पैसे आ रहे हैं स्कीम्स की वजह से, मल्टीपल स्कीम्स की वजह से, सब्सिडीज़ या डायरेक्ट पैसे जो स्कीम के अंदर भेज रही है सरकार, तो उसको भी वो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ है कि जनधन
अकाउंट जो है जो खोले गए जनधन योजना के अंदर मेनली डोरमेंट या इनएक्टिव होते हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि इसको बस यूज़ किया जाता है जो सब्सिडीज़ या स्कीम्स की वजह से जो पैसे इसमें आते हैं, मोस्टली ऐसा देखा गया है। और भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, मैंने बोला सब्सटैंटिव बनाना है, बैंकिंग सिस्टम से अगर जोड़ रहे हो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से, तो क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, इन सब का पार्ट भी बनाना है उनको, जो नहीं हो पा रहा है। मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स हमें दिखते हैं कि वो डॉर्मेंट हैं या इनएक्टिव हैं। देर इज़ अ गैप ऑफ फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, ये भी इशू है। अब ये पूरा इंटरनेट बेस्ड हो गया है, तो एक तो डिजिटल इश्यूज़ भी फेस किया जा सकता है, ठीक है। एंड लास्ट माइल एक्सेस का भी इशू है कि आपके रिमोट इलाके में, पहाड़ों में उस तरह से बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है, तो वहाँ पे इतने अच्छे से स्मूथली चीज़ें नहीं हो रही है। ऑल्सो क्वालिटी ऑफ इंक्लूजन, जो आप क्रेडिट जो है क्वालिटी प्रोडक्टिव क्रेडिट पहुंचाना चाहते थे, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। वे फॉरवर्ड सिंपल है, इन्हीं पॉइंट्स को उल्टा कर दो। यूनिवर्सल अकाउंट ऑनरशिप पे फोकस ना करते हुए यूनिवर्सल फाइनेंशियल यूसेज पे फोकस करें। मतलब उस बैंक अकाउंट का आप यूज़ कर पाओ, ना कि बस बैंक अकाउंट खुलवा दिया और वो डोरमेंट या इनएक्टिव है। फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है, हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि किसान है, जैसे कि विमेन है, ठीक है। सब के लिए इस तरीके से आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। एक्सपेंड रिस्पॉन्सिबल एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको भी पहुंचाइए। याद है सेल्फ हेल्प ग्रुप बताया था कैसे बैंकिंग सेक्टर जो समृद्ध बैंक अकाउंट्स जो बनाते हैं, ठीक है, समृद्ध बैंक अकाउंट जिनको होते हैं, उन्हीं पे फोकस ना करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप से सीखते हुए जो मतलब गरीब लोग हैं उन तक भी, जैसे पेंशन की बात हुई है, जैसे क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट की बात हुई है, ये उन तक भी ये पहुँचे, ठीक है। एक्सपेंड रिस्पॉन्सिबल एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, ये तो हो गया। एंड यूज जैम डीबीटी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम टू डिपेंड इंक्लूजन वाइल इंश्योरिंग प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड ग्रीवेंस रेड्रेशल। ये जो हमने सिस्टम डेवलप कर लिया, ये जो इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है जैम डीबीटी का, डिजिटल पेमेंट्स का, जिसको यूपीआई कहते हो, इसको और अच्छे से भुनाया जा सकता है, इसको और अच्छे से यूज़ किया जा सकता है कि हम प्राइवेसी स्ट्रॉन्ग कर पाए, साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए, और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल जो इशूज आता है और अच्छे से कम्युनिकेट लोग कर पाएंगे। सो ऑल टुगेदर यही हमारा है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको लिखना है। आई थिंक ये 22 जुलाई 2026 का डेटा है, राइट। मैंने इसके लिए यूज़ किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मतलब पोर्टल है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, ठीक है। ये क्वेश्चन है आज का। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज इवॉल्व फ्रॉम इंश्योरिंग बैंक अकाउंट ऑनरशिप टू इनेबलिंग वाइडर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। यहाँ पे बस अकाउंट ऑनरशिप की बात नहीं है कि आप वाइडर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पे भी फोकस कर रहे हो। एग्जामिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एंड चैलेंजेस दैट रिमेन, इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है उसके साथ साथ चैलेंजेस हैं उसको भी आप बताइए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज बेसिकली, मुझे इस आर्टिकल में ना कुछ बताना था। देखो अवार्ड्स जो नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं अलग अलग मतलब फील्ड्स में, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, और स्पेशली क्वेश्चन बनाता है जो इंस्टीट्यूशंस हैं। अब अगर देखोगे स्टेट पीसीएस में, तो वो फोकस करते हैं किसको मिला, किस लैंग्वेज के लिए मिला, किस आर्ट के लिए मिला, इस पे फोकस करते हैं। बट यूपीएससी जो फोकस कर रहा है इंस्टीट्यूशंस पे फोकस कर रहा है, बेसिक्स में जा रहा है। तो मुझे लगा इस पार्टिकुलर आर्टिकल की वजह से मैं बेसिक्स की बात करूँगा। संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, इन दोनों पे मुझे मेन चर्चा करनी है, ठीक है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट डांसर हैं ओडिसी की, सुबधा वारदकर, उनको जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड प्रेसिडेंट उनको कन्फर करेंगी, ठीक है। ये न्यूज़ में है उनकी पूरी लाइफ जर्नी, किस तरह से उन्होंने मतलब एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया, इस पे ये आर्टिकल है। पर मुझे लगा कि इसके बेसिक्स पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले संगीत नाटक एकेडमी क्या है? नेशनल एकेडमी है भारत का। रिमेंबर, इन भारत सरकार का नेशनल एकेडमी है जो कि म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा उसके लिए है प्रॉपर एकेडमी। और 1952 में एक रिजोल्यूशन के बेसिस पे ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इसको इनॉग्रेट किया गया 1953 में। और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, संगीत नाटक एकेडमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स कह सकते हो। और
ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। रिमेंबर, हम आर्ट एंड कल्चर को ध्यान में रखकर इसे डिस्कस करें, स्पेशली प्रीलिम्स। मैंडेट क्या है इसका कि प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, डेवलप करना इंडिया का जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो या अदर चीज़ें। ठीक है, ये इसका मैंडेट है इस एकेडमी का। एक तो प्रिजर्व करो, प्रमोट भी करो एंड डेवलप भी करो। देन हम आते हैं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। अब इसे प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम अवार्ड्स भी देते हैं। 1952 में ही जो है इसको शुरुआत की गई, और दिस इज़ द हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन व्हेन इट कम्स टू जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है। तो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, गुरुज एंड स्कॉलर्स जो हैं उनको ये दिया जाता है। फील्ड्स क्या हैं? वही म्यूजिक, डांस, थिएटर, डिफरेंट जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, ये इनकी फील्ड है। ठीक है, और कोई लैंग्वेज बेस्ड ये अवार्ड नहीं है। नंबर जो है मैक्सिमम 46 हो सकता है। तो वन ऑफ द जिनको अवार्ड मिला है वो ये हैं सुभाधा वरादकर, जो ओडिसी डांसर हैं। सिलेक्शन किस तरह से होता है? तो संगीत नाटक एकेडमी जनरल काउंसिल है, ठीक है, वो नाम सुझाती है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज देते हैं। एंड अवार्ड जो है वो 1 लाख रुपये, ताम्रपत्र एंड अंग वस्त्रम, ये 3 चीज़ें दी जाती है। और ओडिसी अब पता है, वन ऑफ द क्लासिकल 8 क्लासिकल डांस है इंडिया का, उड़ीसा से आप इसे जोड़कर देख सकते हो। और ये 8 क्लासिकल डांसेस में संगीत नाटक एकेडमी इन वन ऑफ द डांस को ऐसे रिकॉग्नाइज कर रही है एज मतलब ओडिसी भी वन ऑफ द डांस फॉर्म्स है। दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, शांति एक्ट से रिलेटेड है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है। इसमें नया जो ड्राफ्ट रूल आया है, ठीक है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में है। देखो, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, आज जो है मैं ये यूज़ नहीं कर पाया हूँ कलर, क्योंकि मेरे इसमें इशू आ गया था गुड नोट्स में। ठीक है, सबसे पहले शांति रूल जो है वो है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, न्यूक्लियर फैसिलिटी उसकी बात होती है, उसी के लिए ये एक्ट आया है। 2 प्रोमिनेंट एक्ट्स थे, एटॉमिक एक्ट 1962 एंड सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डेवलपमेंट एक्ट 2010। इन दोनों को रिप्लेस करके शांति एक्ट लाया गया। 3 रीजन्स मैं सुझाता हूँ क्यों लाया गया। एक तो हमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ानी है, न्यूक्लियर जो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए। देन हमको ना जो है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन पे भी फोकस करना है, और स्ट्रैटेजिक जो कह सकते हो सेफगार्ड्स, उस पर भी ध्यान देना है। तो ये 3 मेन रीजंस हम कह सकते हैं जिसकी वजह से इसे लाया गया। एक और बात बता दूं, 2047 तक हमारा टारगेट है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की है, जो विकसित भारत हम बनना चाहते हैं, वो 100 गीगावाट की है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इसको लाया गया। अब देख लेते हैं शांति एक्ट में क्या है। फुल फॉर्म इसका है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। सबसे पहले प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इसमें हामी दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्राइवेट कंपनीज एंड ज्वाइंट वेंचर्स कैन सीक लाइसेंसेस टू बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड डीकमीशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या रिएक्टर्स, लेकिन याद रहे कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन एंड सेफ्टी रेगुलेशन है। प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया गया, जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज हैं या उस जॉइंट वेंचर्स भी हो सकता है, उनके लिए ये पार्टिकुलर फील्ड खोल दिया गया। बट रेगुलेशन भी मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन पे भी हम फोकस करेंगे। तो वी हैव अ बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये जो है इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन अंडर दिस पार्टिकुलर एक्ट दिया गया है। ध्यान में रखना, बोर्ड से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, और खास करके जो रेगुलेटरी बोर्ड्स हैं। आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि 3 ऐसे रेगुलेटरी बोर्ड्स का नाम बताओ जो कि स्टैट्यूटरी उसको स्टेटस मिला है और वो 3 फील्ड से है। वैसे बोर्ड्स की जहाँ तक बात की जाए तो एग्रीकल्चर रिलेटेड बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो मैंने ऐसे 3 पूछा है। तो रेगुलेशन जो है उसको कौन देखेगी? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, और इसी एक्ट के अंदर आया। जस्ट सपोज एक क्वेश्चन डाल दिया कि जो दिस पार्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, क्या करोगे आप? ट्रू फॉल्स? तो इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल भी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, ऑल तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रही है, बट स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, राइट। देन वी हैव न्यूक्लियर लाइबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत खतरनाक होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो उस
ऐसी स्थिति में क्या सॉल्यूशन है कि निर्दोष लोग जिनकी जान गई तो उनके लिए भी कुछ कंपनसेशन होना चाहिए। तो न्यूक्लियर लाइबिलिटी इंडिया में जो है वो इस पार्टिकुलर एक्ट के अंदर इसको भी ध्यान में रखा गया एंड डिपेंड करेगा। हमने फोकस किया है ग्रेडेड ऑपरेशन ऑपरेटर लाइबिलिटी जो ऑपरेट करेंगे सो जितना मतलब कि जैसे कि हायर पावर रिएक्टर है तो उसका हायर लाइबिलिटी होगा और जो स्मॉल है उसका छोटा होगा। सो स्मॉल मीडियम हायर जितना ऐसे बढ़ोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उतनी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऑल टुगेदर ये हमने देखा। अभी जो ड्राफ्ट रूल आया है ये मुझे समझाना, इसमें इसी वजह से ये न्यूज़ में है। कोई भी एक्ट पास होता है, दोनों हाउस उसको पास करती है, देन आता है वो प्रेसिडेंट के पास, साइन कर देते हैं, फिर वो लॉ बनता है। लॉ जब बन जाता है तो फिर रूल्स निकलते हैं, ड्राफ्ट रूल्स गवर्नमेंट इसे निकालती है, तो वही निकली है अभी, राइट। सो सबसे पहले जो है फॉरेन रिएक्टर टेक्नोलॉजी जो है, जो आप फॉरेन रिएक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया में लाओगे, इंपोर्ट करोगे, ध्यान रखना उसके लिए क्या कहा गया है कि वो प्रॉपरली सर्टिफाइड अप्रूव्ड होना चाहिए। जिस भी कंट्री से ला रहे हो, कंट्री ऑफ ओरिजिन से ला जो रहे हो, उसकी रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी उसे सर्टिफाइड अप्रूव्ड कर चुकी है, तभी वो आएगा यहाँ पे। सेकेंड थिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि टेक्नोलॉजी जो होगा वो जो है बस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे हम नहीं बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वी हैव डिज़ाइन सपोर्ट, परमिशंस, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी डेवलपर, ये सारी चीज़ें को भी इंक्लूड किया जाएगा, तभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो पाएगा कंप्लीट। सिंगल कंपोजिट लाइसेंस, तो अंडर दिस रूल ये बताया गया कि प्रपोज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ऑनरशिप, ऑपरेशन, डीकमीशनिंग ऑफ अ न्यूक्लियर प्लांट रिएक्टर देयर विल बी एक ही लाइसेंस होगा, एक सिंगल कंपोजिट लाइसेंस होगा इन डिफरेंट एक्टिविटी जो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ये ध्यान में रखो, ये फोर्थ इसमें हम देख सकते हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का क्या मतलब है कि कोई एप्लीकेंट है, उसने न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए अप्लाई किया, कोई प्राइवेट कंपनी है, तो इनिशियली जो उससे उसकी बातचीत चल रही है, राइट, एंड फिर वो लैंड वगैरह की व्यवस्था कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर रहा है, तो एक बार जो इनिशियल अप्रूवल मिली है जिसके बेसिस पे उसने शुरुआत करी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको कंप्लीट अप्रूवल मिल गया, वन टाइम अप्रूवल। अब डिपेंड करेगा इन सारी चीज़ों पे भी। तो ये होता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब। ठीक है, टेक्नोलॉजी, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाद में होने हैं ना, उसको भी ध्यान में रख के आगे अप्रूवल दिया जाएगा। ये मत समझना कि एक बार ही अप्रूवल होगा। ठीक है, और कभी भी उसे रिवोक किया जा सकता है जो इनिशियली अप्रूवल दी गई। सेफ्टी एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ऑपरेटर्स मस्ट मेंटेन एडिक्वेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। और न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड फाइनेंस थ्रू लेवी ऑन ऑपरेटर्स, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो मतलब वही कंपेंसेशन न्यूक्लियर लाइबिलिटी की बात हो रही है। और एक चीज़ मैं भूल गया कहना कि न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन में आप जा सकते हो, आपने अगर कोई इशू फेस किया है, और न्यूक्लियर लाइबिलिटी को लेकर एजुकेशन यहीं होगी। ठीक है, अब क्यों मैटर करता है ये रूल या जो जो ये एक्ट आया है, तो एक तो प्राइवेट कैपिटल लाएगा, फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी लाएगा, डोमेस्टिक एक्सपर्टीज को स्ट्रेंथन करेगा, सपोर्ट इंडियाज एम्बिशन ऑफ 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑफ 2047। ठीक है, हमारा जो गोल है 100 गीगावाट का, उसे भी बोल ही दिया। ठीक है, एंड फ्रेमवर्क अटेम्प्ट्स टू बैलेंस इन्वेस्टमेंट, फास्टर डिप्लॉयमेंट विथ न्यूक्लियर सेफ्टी, पब्लिक कंपन्स, मतलब हर चीज़ को ऑल टुगेदर जिस तरह से इस आर्टिकल को लिखा गया, इसका सिंपल मतलब है कि भारत सरकार ने जो पार्लियामेंट में ये लॉ पास कराया, तो हर एक एस्पेक्ट को टच किया है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को फोकस में रखते हुए। लास्ट आर्टिकल है सेकेंड फेज ऑफ सेंसस 2047, उसके लिए 40 क्वेश्चंस होंगे, वो कल पब्लिश हुआ और ये इसी वजह से न्यूज़ में। आपको पता है सेंसस का फर्स्ट फेज चल रहा है जिसमें फोकस है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस। सेकेंड फेज जो है वो मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब डेट जो ऑफिशियल डेट है। और ये सेंसस जो है ना कास्ट सेंसस है, और ये कास्ट सेंसस 1931 जब अंग्रेज थे तब के बाद पहला कास्ट सेंसस हो रहा है। वैसे एससीज, शेड्यूल कास्ट एंड एसटीज के संख्या जो होती थी वो पहले भी होती थी, मतलब उसको हम नोट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपर कास्ट पे डिस्कशन करने वाले हो। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। तो 40 क्वेश्चंस जो है वो टोटल पूछे जाएंगे।
ठीक है, जिसमें से 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें 27 क्वेश्चंस थे, तो 30 न्यू क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। उसमें स्पाउस का नाम, नेशनैलिटी, पेरेंट्स पार्टिकुलर्स, डिजिटल लिटरेसी, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी डिटेल्स, ये सब पूछे जाएंगे जो अलग से ऐड किए गए हैं मोस्टली। मतलब जो इसमें से कुछ हो सकता है पहले भी हो, बट मोस्टली नए होंगे, जैसे आधार वगैरह क्या है, नए हैं। सो ऑल टुगेदर ये सेंसस बहुत ही ख़ास होने वाला है। और इससे क्या होगा, मतलब जो हम कास्ट सेंसस कर रहे हैं, तो अपडेटेड एम्पेरिकल डेटा ऑन कास्ट कंपोजिशन पोटेंशियली इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज कंसर्निंग सोशल जस्टिस। ठीक है, कास्ट सेंसस का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी है कि आपको जब पता चलेगा, आपके पास प्रॉपर एम्पेरिकल डेटा होगा कि कौन सा कास्ट क्या फेस कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, तो उस बेसिस पे आप उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन या आप उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड करा पाओगे बेटरली प्लान करके। देन वी हैव 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हैड कलेक्टेड कास्ट इन्फॉर्मेशन बट इट्स कास्ट डेटा वाज नॉट ऑफिशियली रिलीज बिकॉज ऑफ कंसर्न्स ऑफ डेटा क्वालिटी। ठीक है, कास्ट इन्फॉर्मेशन 2011 में भी मतलब कि उसका नाम ही है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें भी इकट्ठा किया गया था, बट उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था। 1931 सेंसस में 4047 कास्ट थे, और जहाँ तक 2011 की बात की जाए तो 46 लाख डिफरेंट कास्ट नेम्स निकल के आए थे। ठीक है, इतने तो नहीं होंगे बट बहुत ज़्यादा थे, इतना इतना लग रहा है। सो इसमें सेंसस में ये इतना ना आए तो उसको भी ध्यान में रख के क्लैरिटी के साथ, और ये पहला डिजिटल सेंसस भी है, तो बस इतना बताना है कि इस सेंसस के बारे में हमने 20 बार डिस्कस किया है। 40 क्वेश्चंस होंगे फेज 2 ऑफ द सेंसस। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पॉपुलेशन एनुमरेशन। मार्च 2027 में इसकी शुरुआत होगी। 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 13 एडिशनल क्वेश्चन एज कम्पेयर टू 2011 सेंसस पूछे जाएंगे, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ बता दिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप भी कर दीजिए। बाय, टेक केयर।